देखो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कल मैंने बताया था। होता क्या है इक्विवेलेंस क्लास का मतलब? जैसे इक्विवेलेंस क्लास जो होगी, कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसके साथ जितने भी हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन बनाएंगे, वो सब इक्विवेलेंस क्लास होगी। अगर हमें किसी भी सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन है, किसी भी सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन है, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हो गया कि उस नंबर के साथ जितने नंबर भी रिलेट हो सकते हैं, सेट के जितने एलिमेंट्स भी रिलेट हो सकते हैं, वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब जैसे अगर सपोज करो हमारा ये ए सेट दिया हुआ है, तो इसमें ए बी और सी डी जो रिलेशन डिफाइन है वो इस तरह से है कि जब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये एक है, तो इसमें ए और डी एलिमेंट का प्रोडक्ट बी और सी के इक्वल होगा। अब हमें ये दिया हुआ है कि इसमें जो 3 2 है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2। तो अगर मैंने इसको ए बी रखा और इसको 3 2, तो 3 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2 का मतलब होगा कि 3 2 ऑर्डर्ड पेयर के साथ में यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 3 2 के साथ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्विवेलेंस क्लास होगी। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी और ये 3 2 है तो इसका मतलब आ जाएगा ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a इक्वल टू 3b। यानी कि अब हमें ए और बी की वो सारी वैल्यू निकालनी है जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर 2a इक्वल टू 3b है तो इसका मतलब ये हो गया कि a अपॉन बी इक्वल टू 3/2। यानी अब हमें सारे ऐसी वैल्यूज देखनी है यहाँ ए और बी की, इसमें से वो सारे एलिमेंट देखने हैं जिससे 3/2 मिलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, कौन कौन से वो पेयर आएंगे, वो हमको बताना है जिससे 3/2 मिलेगा। कौन कौन से पेयर आ सकते हैं इसमें कि जिससे 3/2 मिले? 3/2 किस किस से मिल सकता है? अगर मैं इसको 6/4 कर दूं तो मिल जाएगा 6/4 से। तो यानी कि ये 6/4 3/2 सेम होता है, तो 6/4 यानी ए 6 हो गया, 4 हो गया, एक तो ये मिल सकता है हमको एक पेयर। दूसरा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक 9 और 6 हो सकता है, इससे मिल जाएगा 9 6। 4 3 जा 12 और 8, 12 और 8 से मिल सकता है। तीसरा पेयर ये आ गया 12 और 8। 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 15 और 10, इससे मिल सकता है। और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 18 और 12। तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 5 पेयर आ गए। इन 5 पेयर से 3/2 मिल जाएगा। क्या आंसर होना चाहिए फिर इसका? 5 होना चाहिए। 24 का आंसर 5 होना चाहिए। 5 आएंगे, 6 आएंगे। एक 3/2 भी तो हो गया, एक तो 3/2 ही हो गया। टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। 3 2 6 4 9 6 12 8 15 10 18 12। टोटल कितने पेयर आ गए? 6 आ गए। 3 2 से भी तो मिल रहा है भाई, 3 2 एक पेयर, तो 3 2 भी हो गया। टोटल पेयर बताने, टोटल ऑर्डर्ड पेयर बताने। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2।
AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, क्वेश्चन पढ़ना बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है AD इक्वल टू BC जो है, AD इक्वल टू BC क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि AB स्टार CD ये रिलेशन है, तो रिलेशन अगर दो पेयर लेते हैं हम, एक AB एक CD, यहाँ से पेयर ही तो बनेंगे। अगर हम रिलेशन बनाएंगे A क्रॉस A तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है, तो उसमें पेयर आएंगे। अब दो पेयर लिए हमने, तो उनमें कैसे कनेक्ट है वो, ABCD इज इक्वल टू A इंटू डी इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लो। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमको, कौन सा क्वेश्चन है, 24 है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमको कि अगर दो पेयर है हमारा, तो पहला ए और डी का प्रोडक्ट इक्वल टू बी और सी का प्रोडक्ट, इस तरह से ये रिलेशन बना हुआ है। कोई भी दो पेयर हमें ऐसे लेने हैं कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल होगा सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब हमें बतानी है इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 3-2। तो इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा होगा, जो भी एलिमेंट दे रखा होगा, उसके साथ जितने एलिमेंट भी रिलेट हो सकते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास होती है। जैसे आपको ये रिलेशन दे रखा है, तो मैं 3-2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो C और D को अगर 3-2 ले लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू 3B, यानी A अपॉन B इक्वल टू 3/2। तो 3/2 आना चाहिए। तो यहाँ पे A और B की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3 और 2 कब कब आ सकता है, कौन कौन से पेयर लेने पे 3/2 आ सकता है, वो हमको फाइंड करना है, वो इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो 3/2 कब आ सकता है, 3 और 2 पे आ सकता है, एक तो 3 और 2 पे आ सकता है। दूसरा, अगर हम 6 और 4 ले लें तब भी 3/2 आ जाएगा। तो एक पेयर 6-4 हो गया, फिर एक 9-6 हो गया, 9/6, 12/8, 15/10, 18/12, इन सब से 3/2 आ जाएगा। तो ये सब इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे पेयर, जितने भी पेयर होंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ट्वेंटी 29। GFX का रेंज हमको फाइंड करना है। GFX का रेंज हमको फाइंड करना है। डोमेन ऑफ fx आपने पहले वाले पार्ट में फाइंड करा होगा, डोमेन ऑफ fx कितना आ रहा है, ये रूट भी है इसका, ये fx इक्वल टू 3x² माइनस का 4x प्लस 5, और gx है log x²। आपको gfx का क्या फाइंड करना, रेंज। तो पहले आप gfx फंक्शन ही फाइंड कर लो। g, यहाँ x की जगह fx रख दो, कितना बन जाएगा,
जी एफ एक्स आ जाएगा लॉग एक्स को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, एफ एक्स का स्क्वायर हो गया। एफ एक्स की वैल्यू डाल दो लॉग, ये एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये आ गया। ये आपका जो फंक्शन है वो जी एफ एक्स आ गया। अब आपको इसका रेंज निकालना है। y के इक्वल अगर आप इसको लिख दें तो y इक्वल टू लॉग हो जाएगा। इसको e की पावर y लिख दें तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा। इसको लिख दें 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस e की पावर y इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक बन गई, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जरा करो x की वैल्यू फाइंड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके x की वैल्यू को फाइंड करो। इसका डोमेन क्या है, x क्या चीज है, इसका हमको डोमेन भी देखना पड़ेगा कि x क्या है इसका, कि जो एफ एक्स फंक्शन है इसका डोमेन क्या है। तो पहला वाला जो पार्ट है इसका वो भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एफ एक्स है उसका डोमेन कितना है, डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर है। अगर आपने पहला वाला पार्ट किया होगा तो उसमें जो एफ एक्स फंक्शन है उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। अगर ऑल रियल नंबर है तो एक्स अगर ऑल रियल नंबर हो गया तो आप जानते हो कि ऑल रियल नंबर के लिए डी जो होगा वो 0 है, 0 से बड़ा होगा। एक्स अगर ऑल रियल नंबर है तो तब क्या हो जाएगा b² यानी कि 16 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 माइनस e की पावर y 0 से बड़ा। 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना बन गया 4 माइनस 15 और प्लस 3 e की पावर y 0 से बड़ा। तो यहाँ से 3 e की पावर y ग्रेटर हो गया कितना -11, 11। तो e की पावर y ग्रेटर हो गया 11/3 से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से y ग्रेटर हो जाएगा log बेस e 11/3 से बड़ा हो जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 11/3 से लेके इन्फिनिटी तक। आंसर बी हो जाएगा इसका, 29 का बी आंसर हो जाएगा। क्या समझ आ गया, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ 30। 74।
एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स वन एक्स टू। जो एक्स वन और एक्स टू है वो माइनस वन से वन के बीच में लिए गए हैं। जो एक्स वन एक्स टू लिए गए हैं तो ये कोई रियल नंबर होंगे जो माइनस वन और वन के बीच में लिए गए हैं, एक्स वन एक्स टू। तो आपको ये बताना है इसमें से 4 ln की एफ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। एफ एक्स की वैल्यू बतानी है आपको कि क्या होगी यहाँ पर। एक तो आपका हीट एंड ट्रायल भी है कि आप हीट एंड ट्रायल से देख सकते हो आप इसको, दोनों तरफ क्या क्या बनना चाहिए। दूसरा हीट एंड ट्रायल से ही देखो इसको ना। जैसे आपका पहला पार्ट है ln वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, इसको अगर इसमें लेफ्ट साइड में पुट करके देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू ln वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स ले लें अगर हम, तो देखना एफ एक्स वन कितना आ जाएगा ln वन माइनस एक्स वन वन प्लस एक्स वन, और ये ln वन माइनस एक्स टू वन प्लस एक्स टू, ये आ गया। दूसरी ओर इसको भी पुट कर दें अगर वैल्यू को, इसमें अगर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, राइट साइड क्या आ जाएगी, इसमें ln वन माइनस, अब जो ये है ना ln वन माइनस एक्स, एक्स जो रिप्लेस होगा वो एक्स, ये पूरा रिप्लेस होगा एक्स वन माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स वन एक्स टू, ऐसे रिप्लेस होगा। वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स वन एक्स टू, ये होगा रिप्लेस। सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ln वन माइनस एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, और यहाँ पर ln एलसीएम ले लो, वन माइनस एक्स वन एक्स टू और माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, वन माइनस एक्स वन एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो गया। यहाँ पर ln ये आ जाएगा वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू दिस। अब दो बातें हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लो यहाँ पर वन माइनस एक्स वन और इसमें से एक्स टू कॉमन कर लो दोनों में, तो उसके फैक्टर और ये फैक्टर बराबर आ जाएंगे, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो यही आ रहा है, वन वन जा वन प्लस एक्स टू आ रहा है माइनस एक्स वन एक्स टू, यही आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है। अब सवाल ये होता है कि इसका ऑप्शन से अगर हम पुट कर रहे हैं तो इससे पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ये वाला जो फंक्शन है ना वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, तो ये डिफाइन ही कब होगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है कितनी आएगी, ln वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की माइनस वन से वन आएगी।
जो आपको डोमेन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है डिफाइन वो -1 से 1 के लिए है। अगर हम दूसरा वाला फंक्शन लेते हैं ln 2 + x अपॉन 1 - x, जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 2 + x 1 - x 0 से बड़ा होगा और x दे रखा -1 से 1 के लिए डिफाइन हो रहा है। तो आप पहले वाले ऑप्शन को ही करेक्ट कर लो, उसी से करके देख लो, हिट एंड ट्रायल ही बचेगा इसके लिए और मेथड। अगला क्वेश्चन बताओ, समझ में आ गया होगा, सिंपल है, वैल्यू रख करके सॉल्व भी करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 80 देखो, y 75 है, y = x² अपॉन 1 + x² है, तो बड़ा आसान सी बात है, इसका आपको रेंज निकालना है। तो रेंज आपका इसे दो मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। देखो पहला मेथड तो ये हो गया कि आप इसे y के इक्वल लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y + yx² = x², y = x² कॉमन ले लो, 1 - y, तो x² की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 - y, तो x आ गया √y अपॉन 1 - y, y अपॉन 1 - का y 0 से बड़ा होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, y 1 - y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो y अपॉन y - 1 < 0 हो गया। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से लेके और 1 तक, 1 नॉट इंक्लूड, ये इसका रेंज आ गया। एक तरीका तो ये है, एक मेथड तो आपका ये है। दूसरा मेथड क्या होता है कि इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो अपॉन 1 + x², इसे अलग अलग कर दो, 1 - 1 अपॉन 1 + x²। अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। 1 + x² को मिनिमम, यानी मिनिमम कब, x को 0 रख दें, x को 0 रख दिया तो मिनिमम आ गई 1। तो ये अगर इसकी वैल्यू मिनिमम ले रहे हैं हम, मिनिमम, तो 1 अपॉन 1 + x² की ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम 1 में से माइनस करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम चीज 1 में से माइनस कर दी तो मिनिमम आएगी, तो वो 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 0 आ गई, मिनिमम 0 आ गया। अब अब जो नीचे है 1 + x², इसको मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम तब होगा जब x को इन्फिनिटी लिखेंगे, x बहुत बड़ा हो जाएगा, x इन्फिनिटी हो गया। अगर x इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 + x² 0 को टेंड करेगा। 1 + x² इन्फिनिटी बहुत बड़ा होगा, तो 1 अपॉन 1 + x² उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो 1 में से माइनस वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये इन्फिनिटी लिया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 को टेंड करेगा, जब 1 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि x को इन्फिनिटी लिया था, तो ये वाली वैल्यू 0 को टेंड करेगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, पूरा पूरा 0 नहीं होगी, 0 को टेंड करेगी। तो जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 1 को टेंड करेगी,
पूरा पूरा 0 नहीं होगी। तो आंसर आ गया 0 से 1। एक मेथड ये है, एक मेथड ये। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 27 एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। एफ एक्स इक्वल टू -1 कितने सॉल्यूशंस होंगे? एफ एक्स इक्वल टू -1 के कितने सॉल्यूशंस होंगे? एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 27 एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 27 एक्स की पावर 2/3 माइनस 27 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करें, x की पावर 1/3 को x की पावर 1/3 को y ले लो। x की पावर 1/3 को y लेंगे तो ये बन जाएगा 27y² माइनस 27y³ प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 27y³ माइनस 27y² माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? यहां से देखो, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने ना। 27y³ इक्वल टू 27y² प्लस 4। 27 से डिवाइड कर दो, y³ इज इक्वल टू y² प्लस 4/27। एक तो यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन है और दूसरा यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है। दो फंक्शन है। अब इसके हमको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मेथड ये भी होता है। यहां से आपके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर y की वैल्यू को हीट एंड ट्रायल से यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर लो इसके फैक्टर करके। दूसरा तरीका ये है कि जैसे y³ इक्वल टू y² प्लस 4/27 आ गया, तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन लेकर के इनके ग्राफ बना लो और देख लो वो ग्राफ कितनी पॉइंट पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कट करते हैं। जैसे y³ है तो जो y³ का ग्राफ बनता है, सपोज करो एक मैंने ले लिया t इक्वल टू y³ और एक ले लिया मैंने t इक्वल टू y² प्लस 4/27। ऐसे करके दो ग्राफ ले लो। t इक्वल टू y³, ये क्या बनता है? y² इज इक्वल टू t माइनस 4/27। ये पैराबोला बन रहा है। कैसा पैराबोला बन रहा है?
जो इसके पैराबोला, इसके जो वर्टेक्स आएंगे 4/27 और 0 आएंगे, y² इक्वल टू एक्स, 4/27 और 0। इसमें तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे x की पावर 1/3 को मैंने y ले लिया था ना, लेकिन fx भी y होगा। तो इसमें हम x की पावर 1/3 को y ना लेकर के ना कुछ और अगर कांस्टेंट ले लें, नहीं तो यहाँ पे fx इक्वल भी y होता है, आपको एक कंफ्यूजन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। fx इक्वल टू -1 भी दे रखा है, y इक्वल टू fx, fx को हम y लेते हैं ना, x की पावर 1/3 को आप कुछ और ले लो, अल्फा वगैरह कुछ ले लो, अल्फा या बीटा या कोई और कांस्टेंट ले लो आप। x की पावर 1/3 को आप अल्फा ले लो, तो तब ये ऐसे बन जाएगा अल्फा, तब ये बन जाएगा 27 अल्फा। तो अब जो आपको इक्वेशन मिलेगी ना, ये बाई में नहीं है बल्कि ये मिल जाएगी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू α² प्लस 4/27। ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पर दो फंक्शन बनेंगे ना, एक बनेगा y इक्वल टू α³, एक y इक्वल टू α² 4/27। ये दो फंक्शन नहीं है, ये x की वैल्यू ही है, ये x है एक्चुअली, और वहां पे हमारा y बन जा रहा था ये। तो y इक्वल टू α³ और y इक्वल टू α² 4/27। तो अब इसका ये जो बनेगा, ये ऐसे हो गया α² इक्वल टू y माइनस 4/27। ये पैराबोला कैसा बना, जैसे वो बनता ना x² इक्वल टू 4a/, यानी ये इस तरह से पैराबोला बनेगा, और इसके जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, 0 4/27। 0 और 4/27 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा सपोज करो, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा 0 पैराबोला। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू α³ यानी y इक्वल टू x³। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0 और 4/27। y इक्वल टू x³ का ग्राफ कैसा होता है, ये 0 0 से जाएगा ऐसे करके, यूं ऐसे करके, और फिर हमको देखना ही है कि ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे कहीं काटेगा, ये किसी एक पॉइंट पे काटेगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू x³ का ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, और ये भी इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कहाँ काटेगा, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे काटेगा। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे हमारे, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। एक और तरीके से भी कर सकते थे आप इसको ना, फैक्टर करके भी कर सकते थे।
मैंने इसको सॉल्व करने के बाद तो दो तरीके बताए ना। एफ एक्स इक्वल टू -1 दे रखा था, इसको -1 के इक्वल लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद एक्स की पावर 1/3 को अल्फा ले लिया, तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ के बाद इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि इसे लिख लिया हमने अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 4/27। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए एक को ले लिया y इक्वल टू अल्फा क्यूब, y इक्वल टू दिस, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके जितनी जगह वो काटेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक तरीका और भी है इसका कि इसके फैक्टर कर लो आप। फैक्टर कैसे कर सकते हैं? फैक्टर करने के कई तरीके हो सकते हैं आपके। एक तो ईट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, और भी एक तरीका है। तो पहली बात यह है कि मैं बता रहा हूं कर्व कैसे बनेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व बनता है वो कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग होता है, इधर से जाएगा और ऐसे करके चलता रहता है, इधर इंफिनिटी तक जाएगा, इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये हमेशा ओरिजिन से जाता है। जो ओड फंक्शन होते हैं वो हमेशा ओरिजिन से जाते हैं। ओड फंक्शन वो ओरिजिन से जाएगा, तो ये ओरिजिन से जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। अब दूसरी बात आती है ये, यहाँ से अल्फा स्क्वायर y-4/27 हो गया, तो ये पैराबोला बन रहा है। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? ये x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 4/27, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। और ये जो y एक्सिस है उसके अबाउट बनेगा, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, का ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला का? अबाउट बाई एक्सिस बनता है। ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, इधर इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा जो पैराबोला का है। तो दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों ही इंक्रीजिंग है। ये भी इंक्रीज हो रहा है इधर को, इधर भी इंक्रीज होगा, एक ही पॉइंट पे काटेंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? S denotes set of all integers. Define a relation R on S, A R B. If AB is greater than 0, where AB belongs to S, then R is. कैसा होगा ये? रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा बताओ? ये इंटीजर्स पे डिफाइन है, इंटीजर्स पे डिफाइन है, तो क्या क्या होगा? अगर ये इंटीजर्स पे डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? सेम एलिमेंट अगर आप लेते हो होगा? यस होगा। भाई आप 1 और 1 ले लो तो 1 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 ले लोगे, 0 इंटू 0 0 आ गया। माइनस में ले लोगे, -1 तो भी 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की, तो क्या सिमेट्रिक होगा? अगर सपोज करो दो नंबर लेते हो वो 0 से बड़े हैं, ए और बी, जैसे सपोज करो 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 0 से बड़ा है, तो 2 और 1 भी तो 0 से बड़ा ही होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। और बात आती है ट्रांजिटिव की, तो बताओ ट्रांजिटिव होगा?
नो। क्यों नहीं होगा जरा बता दो। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, जरा बताओ ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा। अरे भाई एक अगर सपोज करो 1 और 2 लिया हमने, 0 से बड़ा है, फिर 2 और 3 ले लिया वो भी 0 से बड़ा है, तो अगर 1 और 3 लेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, तो ट्रांजिटिव भी तो होगा। तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, फिर इक्विवेलेंस हो गया। क्वेश्चन है कि एफ एक्स आई एक्स जे, और ये दिया हुआ है, ये तब यूज करेंगे जब आई प्लस जे लेस देन एन स्क्वायर होगा और ये एन स्क्वायर से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन दे रखा हमको। तो एन की वैल्यू 3 है। अब एन की वैल्यू 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये 9 हो गया, एन स्क्वायर 9 हो गया। एन की वैल्यू 3 है ना, तो ये 9 हो गया। अब बात आती है एफ एक्स टू और एक्स थ्री। तो x2 x3 यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, i 2 हो गया, j 3 हो गया। तो 2 और 3 5, i प्लस जे 5 हो गया। अब ये देखो 5 क्या n स्क्वायर से छोटा है, n स्क्वायर से छोटा है, ये 9 हो गया। तो एक्स आई प्लस जे, एक्स आई एक्स जे, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 2 और 3, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, ये 9 आ रहा है, n की वैल्यू 3 है, ये 9 है, 9 से छोटा आना चाहिए। तो क्या 9 से छोटा आ रहा है क्या, 2 3 5, 5 9 से छोटा आ रहा है ना, तब ये जो फंक्शन होगा एक्स आई एक्स जे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आई प्लस जे, 2 और 3 5, यानी x5। तो ये जो फंक्शन होगा इसकी वैल्यू x5 हो जाएगी। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, ये है एक्स आई एक्स जे, तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो यहाँ पे चेक कर लो 2 3 5, यहाँ चेक करो 2 3 5, 5 छोटा हो गया 9 से, क्यों, n की वैल्यू 3 है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया, 5 9 से छोटा हो गया, तो ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स आई एक्स जे, इसकी वैल्यू एक्स आई प्लस जे होगी। दैट मीन्स एक्स आई, आई तो है 2, जे है 3, 2 और 3 5 यानी x5। इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो x5 होगी। अब इसकी कैलकुलेट करेंगे। इस बार आई की वैल्यू 5 और 6, ये जे 6 है, 6 और 5 11, तो 11 जो हो गया वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 9 से छोटा नहीं है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 11 9 से बड़ा है। तो अब वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, 6 और 5 11, 11 माइनस 9 2 x2, तो वैल्यू आएगी x2, इसकी जो वैल्यू है वो x2 आएगी। अब अगेन फिर यही लगाएंगे। अब हो गया 5 और 2, यहाँ पे रखेंगे 5 और 2, तो 5 और 2 7, छोटा हो गया, तो वैल्यू ये आएगी, क्या रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, 5 और 2 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी x7 वैल्यू आएगी।
तो एक गलती हो गई यहाँ, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे ना इसमें कौन सी वाली, 6 और 5 11, 11 n की वैल्यू 3 है, 11 माइनस 3 8, 8 आएगा ये। n की वैल्यू यहाँ 9 रख दी हमने, यहाँ ये मिस्टेक हुई है। 9 की वैल्यू, n की वैल्यू 9 नहीं होगी, 3 होगी। 6 और 5 11, 11 माइनस 3 8। अब x 8, अब 5 और 8 आ गया, 5 और 8, तो ये हो गया 5 और 8 13। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला करेगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5 और 8 13, 13 और माइनस 3 10, x 10 आएगा फिर तो, x 10 आएगा। अब देखो क्या आंसर है, x 10 है इसका, 30 का आंसर x 10। हाँ x 10 आंसर आएगा। क्या आपको क्लियर होगी बात, किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गए? 30 किसने पूछा था? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, फिर कल क्या करके आएंगे आप लोग? अरे लास्ट में भाई इसको देख लो ना, ये है लास्ट में, ये 5 है और ये 8 है, तो यहाँ i की वैल्यू 5, j की वैल्यू 8, 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 9 से छोटा होता है? नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है सेटिस्फाई। तो जब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे 5 और 8 13, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितना हुआ 10, x 10 आएगा। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना यहाँ फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। और क्लियर हो गया? बाकी इसको कल करके आओ, ठीक है? बाकी कुछ क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज दिया करो ना, वहीं से मैं भेज दिया करूंगा, उसमें डाल दिया करूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये, फिर आगे शुरू कर देंगे। कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो जब आप लोग फ्री वगैरह ना, तब का तभी क्लियर हो जाएगा। बाय। जय हिंद।